फ्रेंड्स, तो 5 फरवरी 2025 को एसएससी जीडी एग्जाम के फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी रियल प्रश्न आप सभी के सामने लेकर आए हूं और सभी प्रश्नों को हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। उसके आसपास की चीज़ों को आपको याद रखना है। अगले शिफ्ट में या फिर आने वाले दिनों में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो एक्सप्लेनेशन के साथ प्रत्येक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और ये सारे के सारे रियल प्रश्न हैं जो कि बच्चों ने बताया है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। देखिए, इसका पीडीएफ भी दे दूंगा, पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नंदी पुरस्कार कौन सा राज्य देता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि नंदी पुरस्कार कौन सा राज्य देता है। तो देखिए, नंदी पुरस्कार जो है ये तेलुगु सिनेमा, थिएटर और टेलीविज़न में उत्कृष्टता को मान्यता देने वाला पुरस्कार है और यह पुरस्कार आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा हर साल दिया जाता है। तो कौन सा राज्य हुआ? आंध्र प्रदेश। ठीक है। नंदी पुरस्कार नाम जो है लेपाक्षी में स्थित एक बड़े बैल के नाम पर रखा गया है। यह बैल तेलुगु लोगों का सांस्कृतिक और ऐतिहासिक प्रतीक माना जाता है। तो नंदी पुरस्कार जो है आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पैरालंपिक 2024 में भारत के लिए प्रथम गोल्ड मेडल किसने जीता। देखिए, पैरालंपिक ओलंपिक को पढ़ लीजिएगा, हमारे चैनल पर पूरे डिटेल्स के साथ वीडियो मौजूद है। जो लोग नहीं देखे हैं जरूर देखिए। देखिए, पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत के लिए प्रथम गोल्ड मेडल जीते हरविंदर सिंह, जो कि भारत के तीरंदाज हैं और ये हरियाणा के रहने वाले हैं। ठीक है। देखिए, पैरालंपिक 2024 का आयोजन पेरिस में किया गया था। सर्वाधिक पदक चीन ने जीता, इसमें 220 पदक। भारत का खास करके याद रखिए, भारत ने कुल 29 पदक जीते, 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल। और इसमें भारत पदक तालिका में 18वें स्थान पर रहा 29 पदक जीतकर। एक क्वेश्चन था, स्मृति मंधाना का संबंध किस खेल से है। स्मृति मंधाना जो हैं ये भारत की मशहूर महिला क्रिकेट खिलाड़ी हैं और हाल ही में देखिए 2024 के लिए इन्हें महिला श्रेणी में ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। तो याद रखिएगा, जो भी मशहूर खिलाड़ी हैं उनका नाम देकर पूछ देता है कि, और ये शिफ्ट में पूछा भी जा रहा है, हर शिफ्ट में एसएससी जीडी के एग्जाम में खिलाड़ी का नाम देकर किस खेल से जुड़े हुए हैं। एक बार इस टॉपिक को ध्यान से देख लीजिए। संविधान से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 2-3 क्वेश्चन संविधान के थे। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ, ये क्वेश्चन था। तो देखिए, भारतीय संविधान का 44वां संशोधन जो है ये संविधान अधिनियम 1978 के नाम से जाना जाता है। संविधान 44वां संशोधन अधिनियम 1978 के नाम से जाना जाता है। तो 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1978 में हुआ। और देखिए, इस संशोधन के जरिए ही संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया। ठीक है। 44वें संविधान संशोधन को मोरारजी देसाई सरकार ने पारित कराया था। एक क्वेश्चन था, वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है। इस पर भी हमारा वीडियो मौजूद है और इसमें भी मैं पूरा मंत्रिमंडल आप सभी को बताने वाला हूं। वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। देखिए, केंद्र में 3 तरह के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाला और राज्य मंत्री। तो कैबिनेट मंत्री सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में 30 केंद्रीय मंत्री हैं, मतलब कैबिनेट मंत्री हैं 30। गृह मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय, ये 2 मंत्रालय अमित शाह के पास हैं। रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। विदेश मंत्री हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर यानी एस जयशंकर। वित्त मंत्रालय और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय, 2 मंत्रालय हैं निर्मला सीतारमण के पास, जिन्होंने हाल ही में बजट पेश किया था लगातार 8वीं बार। पंचायती राज मंत्रालय, मत्स्य पालन और पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, ये मंत्रालय है राजीव रंजन सिंह के पास, इन्हें लल्लन सिंह के नाम से भी जाना जाता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, रसायन और उर्वरक मंत्रालय जगत प्रकाश नड्डा के पास है, याद रखिए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ये 2 मंत्रालय है मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के पास। ऊर्जा मंत्रालय और शहरी मामलों का मंत्रालय जो है मनोहर लाल खट्टर के पास है, ये हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय HD कुमारस्वामी के पास है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय प्रहलाद जोशी के पास है। ठीक है। रेल मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय अश्विनी वैष्णव के पास है। ठीक है। और ये एकमात्र ऐसे 30 कैबिनेट मंत्रियों में एकमात्र ऐसे कैबिनेट मंत्री हैं जिनके पास 3 मंत्रालय है, याद रखिए। महिला और बाल विकास मंत्री हैं अन्नपूर्णा देवी। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं चिराग पासवान। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। दूरसंचार
मंत्रालय पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास मंत्रालय है ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास। देखिए शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, नागरिक उड्डयन मंत्री हैं राम मोहन नायडू किंजरापू, और ये कैबिनेट मिनिस्टर बनने वाले भारतीय इतिहास के पहले व्यक्ति, सबसे कम उम्र में ये कैबिनेट मंत्री बने हैं केंद्र में, याद रखिए मात्र 36 साल की आयु में। जल शक्ति मंत्रालय चंद्रकांत रघुनाथ पाटिल के पास है। श्रम और रोजगार मंत्री, युवा मामले और खेल मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मांडविया। कोयला मंत्री और खान मंत्री हैं जी किशन रेड्डी। पीडीएफ दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड करके एक बार अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। बंदरगाह जहाजरानी और जल मार्ग मंत्रालय सर्बानंद सोनोवाल के पास है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री हैं जीतन राम मांझी। संस्कृति मंत्रालय पर्यटन मंत्रालय गजेंद्र सिंह शेखावत के पास है। कपड़ा मंत्री हैं गिरिराज सिंह। वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल। ठीक है, 30 कैबिनेट मंत्री हैं, इन्हें एक बार रट जाइए अच्छे से, 1-2 नंबर यहीं से पक्का हो जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। संसदीय मामलों का मंत्रालय अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय किरण रिजिजू के पास है। जनजातीय मामलों के मंत्री हैं जुएल ओरांव या ओराम। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। एक क्वेश्चन था, रोहिंग्या मुसलमान भारत में किस देश से आते हैं? जो रोहिंग्या शरणार्थी हैं, बताइए किस देश से भारत में आते हैं? म्यांमार में। म्यांमार में एक रोहिंग्या इलाका है, वहीं पर रोहिंग्या मुसलमानों पर वहाँ पर अत्याचार किया गया था, जिसके कारण वो जो भागकर भारत में प्रवेश किए। तो रोहिंग्या मुसलमान जो है म्यांमार से भारत में आते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? क्वेश्चन ये भी था। संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को। संविधान बनकर कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को, ये भी याद रखिएगा। लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली के संविधान हॉल में हुई थी। अब इस हॉल को संसद भवन के सेंट्रल हॉल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस बैठक में केवल 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया था, और इसी बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। बाद में चलकर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने। और देखिए जो प्रथम बैठक हुई थी, इस बैठक में मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था और अलग से पाकिस्तान की मांग की थी। संविधान सभा का गठन जो है कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। कैबिनेट मिशन कब आया? 1946 में आया। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप सभी को बताते चल रहा हूं दोस्तों। आप सभी को वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करना। देखिए ये क्वेश्चन था, उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए संविधान में कौन सा बदलाव किया गया है? तो संविधान से 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे फर्स्ट शिफ्ट में। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371, याद रखिए अनुच्छेद 371 के तहत पूर्वोत्तर राज्यों को विशेष प्रावधान, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इन प्रावधानों का मकसद जो है इन राज्यों की सांस्कृतिक और जनजातीय पहचान को सुरक्षित करना है। पूर्वोत्तर क्षेत्र से रिलेटेड 2-3 पॉइंट्स याद रखिए। पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत ही मणिपुर और त्रिपुरा को राज्य बनाया गया। इसी अधिनियम के तहत असम, ठीक है, असम राज्य का पुनर्गठन करके मेघालय, एक नया राज्य मेघालय बनाया गया। और इसी अधिनियम के तहत मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। अब ये राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। ठीक है, और देखिए भारतीय संविधान की ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी अनुसूची में पूर्वोत्तर भारत के जनजातीय क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान किया गया है? अनुसूची पूछे तो 6ठी अनुसूची। और ये क्वेश्चन था, किस शास्त्रीय नृत्य में केवल एक व्यक्ति द्वारा डांस किया जाता है, यानी एकल शास्त्रीय नृत्य है? तो ये है मोहिनी अट्टम जो कि केरल का है, भारतनाट्यम तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, कथक ये उत्तर भारत का है, खास करके उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये सारे के सारे एकल शास्त्रीय नृत्य हैं। और ये क्वेश्चन था, सबसे अधिक जनसंख्या वाला भारत का पड़ोसी देश कौन सा है? अब देखिए क्वेश्चन किस तरीके था ये वाला एग्जैक्ट तो स्टूडेंट्स ने नहीं बता पाया है, लेकिन क्वेश्चन लगभग इसी तरीके से था। तो 2-3 बातें यहाँ पे बता दे रहा हूँ। देखिए जनसंख्या के हिसाब से विश्व का सबसे बड़ा देश चीन है और भारत का पड़ोसी देश भी चीन है। तो जनसंख्या के हिसाब से पूछेगा कि भारत का पड़ोसी देश, सबसे बड़ा पड़ोसी देश कौन सा है? तो चीन। अगर चीन ऑप्शन में न दे तो उसके बाद पाकिस्तान का नंबर आता है भारत के पड़ोसी देशों में। ठीक है ना। और राज्यों में पूछता कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश। और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। और देखिए क्वेश्चन था तमिलनाडु के मुख्यमंत्री या राज्यपाल के बारे में। ये दोनों में से एक कोई क्वेश्चन था कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है या फिर तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है। तो याद रखिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन और इन्हीं के पुत्र
उदयनिधि स्टालिन यहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं और तमिलनाडु के राज्यपाल हैं यानी गवर्नर हैं RN रवि। पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड प्रत्येक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है और कल ही मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाला है पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड, उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। पंचवर्षीय योजना आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, चौथी पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड क्वेश्चन था। चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1969 से 1974 और इस दौरान क्या क्या किया गया। इसी योजना के दौरान इंदिरा गांधी जो है भारत की प्रधानमंत्री थी। इसी योजना के तहत भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, ठीक है, बढ़िया तरीके से। इस योजना के तहत 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। याद रखिएगा, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है किस पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान किया गया। चौथी पंचवर्षीय योजना जिसकी अवधि थी 1969 से 1974। G20 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, तो पूरा G20 ही बता देता हूं, देख लीजिए। 2024 में G20 समिट का मेजबान शहर था रियो डी जेनेरियो। देश पूछे तो ब्राज़ील, ठीक है। 2024 में G20 समिट की अध्यक्षता किए ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा। 2024 में G20 समिट में भारत का नेतृत्व किए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। थीम पूछे तो थीम था एक न्यायपूर्ण विश्व और एक टिकाऊ ग्रह का निर्माण। इंग्लिश में भी है, इसे भी याद रखिए। उसके पहले 2023 में G20 समिट की मेजबानी भारत ने की थी, नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था। और इस साल बताइए G20 समिट का आयोजन किस देश में होगा। साउथ अफ्रीका में होगा, ठीक है, नवंबर में। भीमराव अंबेडकर से भी क्वेश्चन पूछा गया था। अब क्या क्वेश्चन था ये एग्जैक्ट स्टूडेंट ने नहीं बताया है, लेकिन भीमराव अंबेडकर से रिलेटेड 5-6 पॉइंट्स को याद रखिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था और इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर 14 अप्रैल को हर साल अंबेडकर जयंती मनाया जाता है। बाबा साहेब के नाम से अंबेडकर को जाना जाता है। आज़ाद भारत के ये पहले विधि और न्याय मंत्री थे। 1990 में बाबा साहेब अंबेडकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। निधन कब हुआ इनका? 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में। और इनका जो निधन दिवस है इसे महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में भी जाना जाता है। हरित क्रांति से रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था वो तो नहीं पता है, लेकिन सारे पॉइंट्स को यहाँ पे बता दे रहा हूँ, देख लीजिए। हरित क्रांति को तीसरी कृषि क्रांति भी कहा जाता है। हरित क्रांति के जनक कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग थे। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए, भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने किया था। तो भारत का जब भी नाम देगा तभी डॉक्टर MS स्वामीनाथन मारिएगा। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछे कि हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है और उसमें भारत का नाम ना दे तो नॉर्मन बोरलॉग सही उत्तर होगा। हरित क्रांति से खास तौर पर गेहूं और चावल की पैदावार बढ़ी थी, खास तौर पर। वैसे सभी फसलों पे ध्यान दिया गया था, लेकिन खास तौर पर गेहूं और चावल की पैदावार जो है बढ़ गई थी हरित क्रांति के तहत। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो है 1966 से 68 के बीच मानी जाती है। कहीं कहीं ये 1967 से 68 भी लिखा हुआ रहता है। तो दोस्तों 5 फरवरी को SSC GD का फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका हमने अभी एनालिसिस किया। PDF दे रहा हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ लीजिए। और आगे भी इसी तरीके से रियल एनालिसिस करते रहूँगा लगातार जब तक SSC GD का एग्ज़ाम होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।